जय हिंद साथियों, आज तारीख है 29 दिसंबर, दिन शुक्रवार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जो भी बड़ी खबर निकल के आपके सामने आया है, बात करेंगे उसी के बारे में। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे, है ना। तो सुनिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अभिनेता रहे हैं और डीएमडीके के पार्टी के संस्थापक रहे, तमिलनाडु के, तमिल फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सुख संवेदना भी प्रकट की है। तो हुआ क्या है ना, कोरोना वायरस की वजह से कल जो है इसका मृत्यु हो गया है। 71 वर्ष के थे और ये चेन्नई में ये सारा चीज हुआ है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल भी हम लोग जान लेंगे, क्योंकि जो भी फेमस चेहरा होता है, डीएमडीके के संस्थापक भी रहे हैं और राजनीति में भी विपक्ष दल के रूप में भूमिका भी निभाए है ना, तो इसका एक अलग ही जलवा रहा है। चलिए आगे चले। ये क्या है ना, केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गया है। बिहार में आपका एक जो है केबल ब्रिज बनने वाला है, 4.5 किलोमीटर लंबा। जानता है सबसे बड़ा लंबा पुल अपना गांधी सेतु है कि नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ पे आपका एक जेपी ये पुल भी है, ठीक है ना। तो ये भी आपका बनने जा रहा है, गंगा नदी पे बनेगा। तो इसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी गंगा नदी के बारे में पूरा बात करेंगे, ठीक है। गंगा नदी को जान लेंगे, है ना। चलिए उसके बाद क्या है ना, खेल महाकुंभ शुरू हुआ है 2.0। ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये आपका गुजरात में शुरू होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2010 में, तब से इसको प्रारंभ किया गया था। और ये आपका अच्छा खासा लोग इसमें भागीदारी, लाखों लोग जो है भागीदारी लेता है और ये बहुत बड़ा आयोजन है, ठीक है। तो इसको हम लोग बिल्कुल भी जानेंगे, ठीक है। अब देखिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या है ना, यूएपीए के तहत ये क्या है ना, जो भी राष्ट्र विरोधी जो भी ताकत होता है, ठीक है, तो यूएपीए के तहत उसको प्रतिबंध कर दिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर का इसी तरह से आपका पार्टी था, उस पर आपका यूएपीए के तहत उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग नाम है उसका जम्मू कश्मीर। तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। अब देखिए, अभी सबसे बड़ी खबर हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात यह है कि जो हम लोग का 8 पूर्व नौसैनिक थे, ठीक है, जो भारतीय थे, और कतर में कोई मामला हो गया था, मालूम ही है आप लोग को कि एंटी सबमरीन का कोई मामला था। इटालियन कंपनी के साथ वो लोग कतर कोई काम कर रहा था, तो बोला गया कि ये लोग जासूसी कर लिया। तो इसकी वजह से इन लोग पे हो गया था आरोप सिद्ध हो रहा था। तो इसी में लोग को फांसी का सजा भी दे दिया गया था, है ना। तो अभी कतर की सरकार जो भारत का एक अच्छा कूटनीतिक सब सोच बूझ समझिए, ठीक है। एस जयशंकर को इसी वजह से हम सैल्यूट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब फांसी का सजा को जो है हटा दिया गया है। अब जो भी है आगे क्या सजा दिया जाएगा, बट अब फांसी का सजा को हटा दिया गया। तो ये हम लोग के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको जानेंगे। देखिए 28 दिसंबर को ना, 28 दिसंबर 1885 को, जो आज का जो कांग्रेस देख रहे हैं, ठीक है, एक जमाने में इसका एक अपना बोलबाला था। भारत को आजाद करने में इस पार्टी का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है ना। राष्ट्रीय जो भी राष्ट्रीय आदमी आंदोलन किया, तो इसी पार्टी के नीचे ही, बैनर के तले में ही किया। तो इसी का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो इसको हम लोग बिल्कुल भी जानेंगे। एओ होम को जानेंगे, डब्ल्यूसी बनर्जी को जानेंगे, बहुत जितने भी चीजें हैं। क्योंकि देखिए ये आदमी जो है अपना भारतीय तो था नहीं, स्कॉटलैंड के थे और एक रिटायर्ड अधिकारी थे, है कि नहीं है। इसी के मानसिक का उपज था। चलिए सारा चीज बात करेंगे, अभी हम लोग बिल्कुल भी जानेंगे इसके बारे में। अभी क्या है ना, नालसा के बारे में तो जानते ही होंगे। तो लोक अदालत तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा मामला, जो मामला में क्या है ना कि बिना कुछ मुकदमा किए हुए, मतलब बिना कुछ आपका कोर्ट कचहरी जाए हुए, ये क्या है ना, दो पक्षों के बीच जो विवाद को सुलझाता है, तो यही से आपका निकल के आता है, नालसा से ही निकल के आता है ये सारा चीज, लोक अदालत, ठीक है। तो इसी के नालसा के जो है पूर्व चीफ, मतलब आपका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, है कि नहीं है। चलिए और भी है, रघुराम राजन के भी बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो चलिए यहीं से शुरू करता है, यहां से बात करेंगे हम लोग। क्या है, चले। तो मेरे हिसाब से सारा चीज समझ गए होंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो भी पढ़ने वाले हैं सारा आपके लिए क्या है, इंपोर्टेंट है। और जो इंपोर्टेंट है तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी क्या है कि किस तमिल अभिनेता एवं डीएमडीके, तो पहले डीएमडीके जानिए ये क्या है। तो डीएमडीके का मतलब ये हुआ देसिया कुर्मु क्या है, मुरपुक्को द्रविड़ करगम, ठीक है। तो ये यही पार्टी के संस्थापक थे। ये पार्टी का स्थापना 2005 में हुआ था। तो कौन है, तमिल अभिनेता भी रहे हैं, अभिनेता से क्या बने, नेता बने, ठीक है। डीएमडीके के संस्थापक रहे, यानी देसिया मुरपुक्को द्रविड़ करगम, पार्टी के संस्थापक, जिनका कोविड-19 से क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो वो कौन थे, तो वो थे कैप्टन विजयकांत। तो कैप्टन विजयकांत को बिल्कुल भी जानिएगा, कहेगा कि कैप्टन विजयकांत कौन है, तो क्या कहिएगा, डीएमडीके पार्टी के संस्थापक भी थे और तमिल अभिनेता थे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो फेमस चेहरा रहता है, अनुराग ठाकुर से लेके मोदी जी से लेके सारे लोग शोक संवेदना प्रकट जाहिर किए हैं, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल भी जान लीजिएगा। बहुत प्रसिद्ध अभिनेता और नेता दोनों रहे हैं ये। मतलब 2014 से लेके 18 के बीच तक जो है विपक्ष दल का आपका जो है भूमिका भी निभाया है। कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। तो जान लीजिए। और तमिलनाडु के अभी मुख्यमंत्री कौन है, एमके स्टालिन है। तो इसको बिल्कुल भी जान लीजिएगा। और हुआ भी क्या है, तो कोविड, पहले निमोनिया के बारे में कहा गया था कि इसको निमोनिया हो गया है, ठीक है। फिर बाद में आगे में वहां पे पुष्टि हुआ कि आपका अभी जान लेना, जो आपका कोविड का जो एक वेरिएंट अभी बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, JN1, ठीक है। JN1 के बारे में आप लोग सुने होइएगा।
तो ये यही कोविड की वजह से इसका जो है सांस लेने में दिक्कत हो रहा था और अस्पताल में निधन हो गया है। ठीक है, तो कैप्टन विजयकांत को जान लीजिए। देखिए यहाँ के कुछ पार्टी का ना अक्सर फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो डीएमडीके का तो फुल फॉर्म याद ही रखिएगा, देसिया मुरपक्कू दरावीर करगम होता है। एक होता है डीएमके, ठीक है, द्रविड़ मुन्नर करगम, ठीक है, डीएमके होता है। ठीक है, तो डीएमके को भी याद रखिएगा, डीएमके, ठीक है। ये डीएमके के संस्थापक थे सीएन अन्नादुरई, ठीक है, अन्नादुरई को याद रखिएगा। डीएमके एक आता एआईडीएमके, ठीक है, तो एआईडीएमके डीएमके से ही निकला है ये। तो ये ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नर करगम होता है। तो इसके संस्थापक थे कौन? ये आपका एमजी रामचंद्रन थे। तो ये तीनों को याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है कि डीएमके एआईडीएमके इसका फुल फॉर्म बोलिए, तो आदमी समझ में नहीं आता है। तो डीएमके क्या कहिएगा? द्रविड़ मुन्नर करगम। अरे द्रविड़ शैली जानता है ना कि साउथ में चलता है, तो द्रविड़ से डी से द्रविड़, मुन्नर मुन्नर कैसे करगम है, करगम जानता है कर्नाटक का क्या है। तो उधर जो भी दक्षिण जो है सब भारत में जो भी इस तरह का होगा तो वही नाम होगा ना। तो डीएमके द्रविड़ मुन्नर करगम होता है, एआई मतलब ऑल इंडिया होता है, अखिल भारतीय द्रविड़ मुन्नर करगम होता है, और डीएमडीके का कहिएगा तो क्या? देसिया मुरपक्कू द्रविड़ करगम है। तो वही है कैप्टन विजयकांत। अब तो इसका निधन हो गया है। ये पार्टी का स्थापना कब किए थे? 2005 में किए थे। तो ये भी बात थोड़ा सा जान लीजिएगा। अब आइए, ये कितने वर्ष के थे? तो क्या कहिएगा? 71 वर्ष के थे। कहाँ निधन होगा? चेन्नई में। मेरे हिसाब से समझ गए होइएगा बात। ठीक है, चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के बारे में तो जान ही रहे, ठीक है ना। चलिए, कल भी बताया था आपको कन्ननकुलम परियोजना, कलपक्कम परियोजना, ये सब तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का जीडीपी भी अच्छा खासा रहता है कि नहीं है। चलिए, तो क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया है, दीघा से सोनपुर के बीच किस नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन केबल पुल के निर्माण को मंजूरी दे दिया है। तो क्या बोलता है कि कितना? 4.5 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन का पुल का निर्माण का मंजूरी दे दिया है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। और ये कल ही का न्यूज है, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपोर्टेंट हो जाता है। कहां से कहां जुड़ेगा? दीघा से सोनपुर को जुड़ेगा। तो सोनपुर तो जान ही रहे हैं, ये आपका किधर से पड़ता है? गंगा नदी के उस पार, और दीघा जो है आपका पटना साइड में पड़ता है। तो ये दोनों को जोड़ेगा। और कितना किलोमीटर है? 4.5 किलोमीटर है, 6 लेन का बनेगा। और ये बात है कि केबल ब्रिज बनेगा, और ये कहाँ पे है भैया? गंगा नदी पे है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल भी समझिए। देखिए, बिहार में जो है ना गंगा नदी पे वो वाला रूट में दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाला एक ब्रिज वहां पे और भी है। हम लोग के लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जेपी सेतु का नाम सुना होगा, वो भी आपका 4.5 किलोमीटर है। तो वो क्या है ना, वहां पे क्या है कि आपका रेल ब्रिज भी है, और रेल ब्रिज के साथ साथ जो है आपका गाड़ी वाड़ी भी चलती है। तो उसमें क्या है ना, जो भी भारी भरकम जो आपका बड़ी बड़ी जो है गाड़ी है, जो आप वाहन होता है, ठीक है, वो नहीं जा सकता, क्योंकि इतना मजबूती रेलवे भी है और ये भी आपका रोड भी है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब ये क्या करने वाले हैं कि इस पे रेलवे ब्रिज नहीं होगा, ठीक है, रेलवे ब्रिज बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ आपका ब्रिज होगा जहां पे आपके बड़ी बड़ी गाड़ी वाहन चल सकता है, ठीक है। तो इसका मंजूरी मिल चुका है केंद्र सरकार की तरफ से। अब यहाँ पे हम लोग का कार्य निर्माण होगा, तो ये बिल्कुल भी हम लोग के लिए इंपोर्टेंट है। और दूसरी बात क्या है ना, आपका गांधी सेतु के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, गांधी सेतु जो है ना, कहाँ पे आपका, यहाँ से आपका पटना से लेकर हाजीपुर को जोड़ता है। तो इसका टोटल लंबाई कितना है? तो इसको तो याद ही रखिएगा, 5750 मीटर या 5.75 किलोमीटर, ये कहिए, ठीक है। सबसे बड़ी क्या है? रेलवे, ये मतलब रेलवे कहता है सबसे बड़ी ब्रिज है, ठीक है ना। तो ब्रिज के मामले में अगर ये कहेगा तो ये कीजिएगा, ठीक है ना। और ये जो आपका जेपी के बारे में बताया, तो जेपी रेलवे वाला भी है, रेल वाला भी है, और ऐसे ब्रिज भी है, दोनों है। और यहाँ पे जो बनने की बात हो रहा है, तो ये रेलवे इसमें नहीं होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, सिर्फ आपका बड़ी बड़ी वाहन ही चलेंगी और 6 लेन वाला होगा। तो ये बिल्कुल भी जान लीजिए। आप थोड़ा सा आइए, हम लोग गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि गंगा नदी से संबंधित बात यहाँ पे आया है। और जो भी एग्जाम होता है तो गंगा नदी के से संबंधित लगभग चीज पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले ये जानिए, गंगा नदी की लंबाई कितना है भैया? तो 2510 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको 2525 किलोमीटर मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2510 किलोमीटर है। ये गंगा नदी निकलती कहाँ से है? चलिए पहले इसी को हम लोग क्लियर करेंगे, फिर बिहार में आता है। देखिए, जानना जरूरी है, ऐसे करके पढ़िएगा तो क्या है ना, आपका सारा चीज क्लियर होता चला जाएगा। तो गंगा नदी का लंबाई पहले ये जान लीजिए, आपका 2510 किलोमीटर है, ठीक है। या फिर आपको कहीं पे 2525 मिलेगा, जो भी मिलेगा इन दोनों में से मार दीजिएगा, ठीक है। ये पता नहीं क्या है, विवाद जो है लोग छोड़ देता है, ये हम लोग को भी नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो 2510 किलोमीटर मान के चलिएगा। देखिए, गंगा नदी कहाँ से निकलता है? अगर आपको थोड़ा सा उत्तराखंड लेके चलें, चलिए उत्तराखंड लेके नहीं चलेंगे, थोड़ा सा आपको हम ये बना देते हैं अपने हिसाब से। ये आपका अगर ऐसे करके, तो उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड में क्या है, एक जगह है, ठीक है, एक जगह नहीं है, वहां पे 2-3 जगह है, जिसको अभी सारा चीज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बात करेंगे? हम सबसे पहले आपका करेंगे अलकनंदा की बात। देखिए, एक अलकनंदा नदी है, एक अलकनंदा नदी है, और एक धौली गंगा नदी है। ये दोनों आके एक जगह मिलता है। और ये अलकनंदा कहाँ से निकलता है? तो क्या कहिएगा? बद्रीनाथ से निकलता है। ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि ये बात क्या। ये अलकनंदा नदी है। अभी हम गंगा की बात नहीं कर रहे, सिर्फ समझते चलिएगा, पंचप्रयाग की बात कर रहे हैं। एक
आपका अलकनंदा नदी है, बद्रीनाथ से निकलता है, और ये आपका धौली गंगा है, ठीक है। ये दोनों आके जहाँ पे मिलता है, ठीक है, ये जब यहाँ पे आके मिला तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग विष्णु प्रयाग कहेंगे। सबसे पहले विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है, बस इतना समझते चलिए, विष्णु प्रयाग। फिर ये आगे में ये आपका अलकनंदा ही रहता है, विष्णु प्रयाग, यहाँ पे आपका धौली गंगा का खेल खत्म, इसको धौली गंगा लिख ही दीजिए, ठीक है, धौली गंगा है ये धौली गंगा का खेल खत्म, यहाँ पे आके मिल गया। फिर ये अलकनंदा क्या करता है, आगे बढ़ता है, फिर इधर से आपका एक नदी आता है जिसको क्या कहता है, नंदाकनी कहता है। क्या कहता है, नंदाकनी, ठीक है ना, क्या कहिएगा, नंदाकनी नदी कहता है, ठीक है, नंदाकनी। फिर ये नंदाकनी आके कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और ये किसका निर्माण करता है, नंद प्रयाग का। समझते चलिएगा, मेरे हिसाब से समझ लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नंद प्रयाग, तो एक प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर जानता है क्या होता है, फिर आपका एक नदी आता है, कौन, क्या कहिएगा, पिंडार नदी। पिंडार नदी भी आपका गंगा के इधर से ही आता है। ये पिंडार नदी यहाँ पे आया और ये फिर अलकनंदा पे आके मिल जाता है, ठीक है। और ये कौन सा आपका बनाता है, तो ये आपका बनाता है कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग कहिएगा, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। फिर आपका है क्या कि ये जो आप अलकनंदा इधर से आगे बढ़ता बढ़ता चला, फिर यहाँ से इधर से आता है आपका कौन, मंदाकिनी, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलेगा तो उसको क्या कहिएगा, रुद्र प्रयाग कहिएगा। यहीं से आपका अब खेल शुरू होगा, यहाँ पे क्या होगा, रुद्र प्रयाग बनेगा। सिर्फ समझ गए। तो ये आपका जो मंदाकिनी है, ये कहाँ से निकलता है, तो क्या कहिएगा, ये आपका केदारनाथ से निकलता है, ठीक है, केदारनाथ याद रखिएगा, क्या कहिएगा, केदारनाथ। तो समझ गया कितना कितना बना। तो ये रुद्र प्रयाग तक आ गए। फिर देखिए ये फिर यही आपका अलकनंदा फिर आगे बढ़ता यहाँ पे आगे आगे बढ़े, और इधर से जो है आपका भागीरथी आता है, ठीक है। और यही भागीरथी एक्चुअली में गंगा जो है ना, भागीरथी ही है। अगर आपको कोई कहेगा कि कौन सा नदी गंगा है, तो क्या कहिएगा, भागीरथी कहिएगा, ठीक है। ये भागीरथी ही आपका क्या है, गंगा है। और ये भागीरथी कहाँ पे आपका, गौमुख हिमालय से निकलता है कि नहीं है। ये भागीरथी और ये अलकनंदा यहाँ पे आके मिलता है, और ये आपका कौन होता है, देव प्रयाग, देव प्रयाग। और यहीं से हम लोग क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। फिर आगे आपके जाके मिलता है यमुना नदी आता है, तो वो फिर बात की बात है। मगर इतना तो कहानी समझ जाइएगा। ये आपका भागीरथी कहाँ से निकला, गौमुख हिमालय से निकलता है भागीरथी, ठीक है। और एक्चुअली में गंगा कौन सा है, यही है। ये लोग गंगा नहीं है, मेन गंगा यही है। भागीरथी का ही जो मूल धारा होता है वही मेन गंगा कहलाता है। तो ये इधर से आके मिला। तो गंगा नदी का बाया तट और दाया तट दोनों समझिएगा। अगर आपको कह देगा कि विष्णु प्रयाग जो बनता है, तो अब ये आपका जो है अलकनंदा नदी के किधर, बाएं से मिलता है कि दाएं से मिलता है, तब फंस जाइएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका धौली गंगा इधर से आके मिलता है, ठीक है, जिसको हम लोग धौली। सबसे पहले कौन सा प्रयाग बनेगा, विष्णु प्रयाग। कौन अलकनंदा में कौन आगे मिले, धौली गंगा मिला तो विष्णु प्रयाग बना। फिर इधर से कौन आगे मिलेगा, तो क्या कहिएगा, नंदाकनी मिला। नंदाकनी मिलकर के अलकनंदा पे क्या बना, नंद प्रयाग बना। फिर इधर से क्या निकला आपका पिंडार आया, और पिंडार निकल करके क्या आया, कर्ण प्रयाग बना। फिर इधर से आपका कौन आया, मंदाकिनी का आगे मिलकर क्या बना, रुद्र प्रयाग बना। तो ये आपका सिर्फ अलकनंदा वाला खेल है। अब रुद्र प्रयाग, फिर ये आपका कौन, अलकनंदा ही टोटल बाहर कौन रहा है, पूरा अलकनंदा। फिर इधर से आपका कौन आया, तो इधर से ये वाला क्या कहिएगा, ये वाला आपका आया मंदाकिनी। और मंदाकिनी आके अलकनंदा पे कहां पे मिलता है, देव प्रयाग के पास। तो यहाँ से आपका गंगा नदी का धारा बहता, और ये यूपी उत्तराखंड से होते हुए यूपी निकलता है। समझ गए यहाँ तक, गंगा नदी का ये खेल है इतना। अब देखिए, ये तो समझ गए ना। अब देखिए गंगा नदी जैसे इधर से आया ना, यूपी आया, यूपी से आके बिहार में। तो बिहार में कहा हम लोग को मेन यही आना था, इसी वजह से हम इतना सारा चीज आपको बताया है, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से आपको एक बार रिवीजन कर लीजिए अपने माइंड में। आपको ये चीज बहुत बार पूछता है, बाया दाया से कहेगा कि उत्तर से दक्षिण कीजिए, सबसे पहले कौन प्रयाग है, तो आपको पता होना चाहिए विष्णु प्रयाग। सबसे पहले क्या कहिएगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। और बद्रीनाथ और केदारनाथ का बिल्कुल भी सीन पता होना चाहिए। बद्रीनाथ से कौन नदी निकलता है, तो क्या कहिएगा, अलकनंदा निकलता है, ठीक है। और केदारनाथ से कौन निकलता है, तो मंदाकिनी निकलता है। और मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पे मिलता है देव प्रयाग, वहीं पे आपका गंगा बनता है। और मूल जो धारा है गंगा का कौन है, तो भागीरथी है, वो गौमुख हिमालय से निकलता है। ये बात क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि जैसे यूपी आया, उधर से आपका सबसे बड़ी सहायक नदी उसका यमुना है। फिर आगे मिलता है, ठीक है, आगे चलता है, आगे हम लोग का बिहार में इंटर मारता है। तो बिहार में इंटर कहाँ पे मारता है, देखिए ये अपना गंगा नदी है। बिहार में इंटर एक वो देखिए, आप बक्सर जाइएगा ना, बक्सर चौसा का युद्ध आपको पता है, हुमायूं लड़ा था, ठीक है, सरदार के पास चौसा का युद्ध बहुत फेमस युद्ध रहा है। तो चौसा के पास आकर के ना आपका यहाँ पे आपका हमला बक्सर में आपका गंगा नदी एंट्री मारता है बिहार में। और इधर से एक नदी है कौन सा, कर्मनाशा नदी आके आपका यहीं पे मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। कर्मनाशा बिहार और यूपी के बीच बॉर्डर भी बनाता है। तो कर्मनाशा नदी यहाँ पे आके मिला, और इधर से आपका गंगा नदी आया। गंगा नदी आके एंट्री मारा कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। तो बिहार से होते बिहार को दो भागों में विभाजित करते हुए गंगा नदी निकल जाता है आपका साहेबगंज यानी झारखंड होते हुए, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए फिर आपका बांग्लादेश में घुसता है। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार का स्थिति में कहाँ पे क्या क्या है। तो चलिए ये सारा चीज हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या बोले आपको, अगर
गंगा नदी के ये वाले तट से दिखेगा तो इससे क्या कौन सा नदी मिला, तो क्या कहिएगा कर्मनसा। अगर उत्तर बिहार से, उत्तर बिहार की सबसे पहली नदी जो गंगा में आके मिलता है तो क्या कहिएगा घाघरा नदी। जो घाघरा को तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, लोग अक्सर गंडक मार देता है। घाघरा नदी छपड़े के पास आके मिल जाता है, ठीक है, सारण में, ठीक है ना। घाघरा नदी मिलता है तो उत्तर से, उत्तर की तरफ से सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सा हो जाएगा, तो क्या कहिएगा घाघरा। घाघरा के बाद कौन, गंडक नदी। गंडक नदी अपना हाजीपुर के पास आके मिलता है, गंडक नदी। फिर आपका कौन है, बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक इसमें आपका ये, अब बूढ़ी गंडक आपका यहाँ पे आके मिलता है मुंगेर के पास, ठीक है। उसके बाद बूढ़ी गंडक का सहायक नदी है बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। तो महानंदा नदी को आप बिल्कुल भी स्थिति पता होना चाहिए, क्या कहिएगा कटिहार के दक्षिण पूर्व में आकर के मिलता है आपका गंगा पे महानंदा नदी। ये बात आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज समझ जाइए, आपको अक्सर पूछता है बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो बिहार में गंगा नदी की अगर लंबाई आपको पूछ देगा तो कितना कहिएगा 445 किलोमीटर है, ठीक है, 445 किलोमीटर है। कितना डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है गंगा नदी बिहार से, तो क्या कहिएगा 12 किलोमीटर। क्या कहिएगा 12 किलोमीटर, सॉरी 12 किलोमीटर का बोल रहे हैं, यानी 12 डिस्ट्रिक्ट से। क्या कहिएगा 12 डिस्ट्रिक्ट से। कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है गंगा नदी बिहार में, तो क्या कहिएगा 12 डिस्ट्रिक्ट से। अभी बताते हैं कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ये 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। 445 हो गया। और सबसे अधिक कहेगा कि कौन डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी बहता है, सबसे अधिक लंबाई, तो पटना कहिएगा, पटना से। पटना, पटना एकदम बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत बार सब पूछ लेता है। तो कितना 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कुल 445 किलोमीटर। सबसे अधिक कौन डिस्ट्रिक्ट से, पटना से 99 किलोमीटर। और टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आता है, तो क्या कहिएगा 12 डिस्ट्रिक्ट। चलिए 12 डिस्ट्रिक्ट आपको हम जोड़ाते हैं। सबसे पहले आप आराम से समझिए, सबसे पहले इधर आइएगा तो बक्सर हो जाएगा। बक्सर होगा कि नहीं, क्या चौसा से आके मिलता है, बक्सर हो गया। बक्सर के बाद आपका कौन सा, भोजपुर हो गया। इधर से हम लेके चलते हैं भोजपुर, फिर पटना हो गया। अब ऊपर में आइएगा तो अभी आपको बोले कि इधर से घाघरा नदी आता है, तो घाघरा नदी कहाँ पे बोले आपको, छपरा में, तो सबसे पहले सारण लगेगा। उसके बाद फिर आपको बोले गंडक, गंडक कहाँ पे मिलता है, हाजीपुर में, हाजीपुर में, यानी वैशाली भी होगा। तो कितना हो गया, देखो आपका भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, पटना, सारण और फिर वैशाली। फिर इधर आइएगा तो इधर आते चलिएगा तो आपको यहाँ पे समस्तीपुर मिलेगा, फिर बेगूसराय मिलेगा, ठीक है, ऊपर से लेके चलते हैं। समस्तीपुर मिलेगा, बेगूसराय मिलेगा, फिर इधर आइएगा तो खगड़िया मिलेगा, फिर आपको भागलपुर मिलेगा। ये हो गया। और नीचे से आइएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, समस्तीपुर, बेगूसराय इधर कर दिया ना, यहाँ पे आपका एक लखीसराय है, ठीक है। और यहाँ पे आइएगा तो आपको ये मुंगेर, तो आपको बोल ही दी है मुंगेर, ये आपका मुंगेर है, ये आपका भागलपुर है, फिर ये आपका इधर होते हुए कटिहार होते हुए यहाँ से आपका निकल जाता है कहाँ पे, तो क्या कहिएगा ये साहेबगंज का सीमा बनाते हुए झारखंड में घुस जाता है। बॉर्डर बिहार और झारखंड के बीच बॉर्डर बनाते हुए यहाँ से निकलता है, ये आपका पश्चिम बंगाल में घुसता है। तो आप जोड़ लीजिए कि कितना डिस्ट्रिक्ट हुआ था। सबसे पहले क्या कहिएगा 12 डिस्ट्रिक्ट में बहते हुए गंगा नदी बिहार को दो बराबर भागों में विभाजित करते हुए झारखंड में घुसता है। तो 12 डिस्ट्रिक्ट एकदम शुरुआत से लीजिएगा। सबसे पहले क्या कहिएगा बक्सर, जहाँ पे चौसा में मिलता है, ठीक है। तो बक्सर हो गया, बक्सर के बाद भोजपुर हो गया, भोजपुर के बाद सारण कहिएगा, सारण के बाद वैशाली, वैशाली के बाद पटना, पटना के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद लखीसराय, लखीसराय के बाद खगड़िया, खगड़िया के बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद आपका मुंगेर के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद कटिहार। तो इतना सारा डिस्ट्रिक्ट है जो आपका होते हुए निकलता है कौन, गंगा नदी। बिल्कुल भी जितना भी सारा चीज बताया है ना, बोल देता है कि निम्न में से कौन डिस्ट्रिक्ट होके गंगा नदी नहीं बहता है, फंस जाइएगा। सबसे अधिक कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लंबाई है गंगा नदी का, तो फंस जाइएगा। तो यहीं पे आपका ये रिवर जो गंगा नदी पे है, यहीं पे आपका बनेगा 6.5 किलोमीटर लेन का क्या, सॉरी 4.5 किलोमीटर आपका क्या, आपका केबल ब्रिज बनने जा रहा है, जो हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपोर्टेंट है। तो गंगा नदी के ऊपर वाला साइड को क्या कहते हैं, उत्तर बिहार, और गंगा नदी के दक्षिण वाला साइड को क्या कहते हैं, दक्षिणी बिहार। तो इधर से अगर आपको उत्तर से दक्षिण क्रम मिलाने के लिए अगर पूछ दे कि गंगा नदी का कौन सहायक नदी है, तो सबसे पहले क्या कहिएगा, सबसे पहले कौन नदी मिलता है गंगा के उत्तर में, तो क्या कहिएगा गंगा के उत्तर में सबसे पहले घाघरा मिलता है, घाघरा के बाद गंडक मिलता है, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक मिलता है, फिर बागमती मिलता है, फिर कमला मिलता है। देखिए बागमती मिलता है, फिर कमला मिलता है, फिर आगे कोसी। देखिए कोसी कहाँ मिलता है, अब कटिहार का एक जगह है ना, कोसी कुरसेला है, कौन सा जगह कहिएगा, कुरसेला के पास आके कोसी मिलता है। और महानंदा के तो बाद कुरसेला से 60 किलोमीटर दूर में है कौन, जहां पे महानंदा मिलता है, बिहार कटिहार के दक्षिण पूर्व में मिलता है। तो ये दो चीज बिल्कुल भी याद रखिएगा। और ये महानंदा निकलता कहाँ पे, वेस्ट बंगाल का एक दार्जिलिंग स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपका करसियांग जिला, जिसको हल्दीराम की पहाड़ी बोलते हैं, वैसे ये नदी निकलता है। और ये नदी आपका बांग्लादेश भी जगह जाता है, ठीक है। तो महानंदा को बिल्कुल भी आपको याद रखना है। और कोसी नदी कहाँ पे, कुरसेला के पास मिलता है, कटिहार में पड़ता है, ठीक है। तो ये सब जो भी थोड़ा मोड़ा स्थिति आपको पता होना चाहिए। तो ये छपरा के पास मिला, गंडक आपका इधर से मिला, और सोन नदी, देखिए सोन नदी को बिल्कुल भी स्थिति जानिएगा, ये आपका दानापुर के पास मिलता है, ठीक है। अमरकंटक
अमरकंटक के पार से निकलता है। मेघालय रेंज का सबसे सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। यहाँ से आपको दो नदी बताते हैं, एगो नर्मदा और एगो सोन। तो नर्मदा नदी दक्षिण की तरफ बहते हुए किधर पश्चिम की तरफ बहते हुए कहाँ चला जाता है, तो खंबात की खाड़ी में चला जाता है, जो एस्चुरी का निर्माण करता है। और सोन नदी यहाँ पे आके कहाँ पे मिलता है, तो क्या कहिएगा, आपका दानापुर के पास मिलता है। तो ये आपका दक्षिण से मिलने वाली नदी है। तो सोनपुर पहले सोन नदी हो जाएगा, फिर पुनपुन नदी, फिर फल्गु नदी, फिर केउल नदी, फिर अजय नदी। तो ये इसका पता, ये बिल्कुल भी दक्षिण की तरफ से सबसे पहले कौन नदी आके मिलेगा, तो क्या कहिएगा, करमनासा। करमनासा के बाद क्या कहिएगा, सोन नदी। सोन नदी के बाद क्या नहीं कीजिए, फिर आपका पुनपुन नदी, उनके बाद फल्गु नदी जो गया, ये फल्गु नदी गया के तट पे बसा हुआ है। तो फल्गु नदी, फिर केउल नदी, फिर अजय नदी। तो ये एकदम ब्रेन में देखिए, आपको हम एक मोटा मोटी चीज आपको हम बता रहे हैं, इसको समझने का और अच्छा तरीका है। ऐसे करके मान लीजिए अगर रफ एंड टफ आप एक बिहार बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए ना ऐसे करके, ठीक है, बना नहीं है, गड़बड़ बना है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको कर लीजिए और अपने से सोचिए कि यहाँ पे आके हम क्या मिले थे, घाघरा मिलाए थे, फिर इधर से कहां से निकाले थे, गंडक को निकाले थे। अपने से लिखिए, इधर से फिर क्या किए थे, बूढ़ी गंडक को निकाले थे, फिर इधर से बागमती निकाले थे, फिर ये क्या किए, कमला किए, फिर इधर से क्या किए, कोसी किए, इधर से क्या किए, महानंदा किए। ये आपके एकदम ब्रेन में होना चाहिए। फिर यहाँ से क्या कीजिए कि सबसे पहले हम क्या किए, कर्मनाशा किए, यहाँ पे आके मिला था। फिर इधर क्या, सोन नदी की पटना के पास आके मिलवाए थे, ठीक है। फिर इधर क्या किए थे, फल्गु नदी मिलवाए थे। फिर इधर क्या कहिएगा, गया ये पुनपुन नदी मिलाए थे। फिर क्या है, फल्गु नदी। फिर क्या किए थे, क्यूल किए थे। फिर क्या किए थे, अजय किए थे। तो इतना सारा नदी आके मिलता है और इसको साहेबगंज बना लीजिए। ऐसे करके बोलते बोलते कीजिएगा ना, तो बिल्कुल भी आपको दो एक बार कीजिएगा, याद हो जाएगा। और यहाँ से हर प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछता ही है कि दानापुर में कौन नदी मिलता है, या सारण में कौन नदी मिलता है, सोनपुर में कौन नदी मिलता है, हाजीपुर के पास कौन नदी मिलता है, ठीक है। कोसी नदी कहाँ पे मिलता है, कितना बार पूछा है, कोसी नदी केउल के पास मिलता है, कितना बार। अभी दरोगा का एग्जाम हुआ था तो ये सब क्वेश्चन पूछा था। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा है। महानंदा नदी के बारे में कितना बार पूछा, कहाँ मिलता है, तो कटिहार के दक्षिण पूर्व में मिलता है, ठीक है। और ये यहाँ से निकलता है आपका हल्दीराम पहाड़ी से, यानी दार्जिलिंग से निकलता है, ठीक है। तो वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये पता होना चाहिए। सोन नदी के बारे में कितना बार पूछा है कि कहाँ पे एंट्री मारता है, तो ये एकदम आप रोहतास दिखेगा ना, एकदम सबसे नीचे से निकलता है और ऐसे करके निकलते हुए, यानी कैमूर के बगल से निकलते हुए निकलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपके लिए बता रहा हूं इस वजह से कि देखिए, नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन आज के डेट में हर चीज मैथ से पूछता है। मैथ से पूछने के चक्कर में आदमी रट के लेता है, उसका कहानी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये बात पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से गंगा नदी का जो भी ट्रिब्यूटरी है हमारे यहाँ पे, हम लगभग आपको बता दिए हैं। फिर अब ज्योग्राफी तो पढ़ा नहीं रहे, ऐसे आपको पढ़ा रहे तो सिर्फ आपका रिविजन के लिए। तो आपको दो तीन चीज पर, प्रयाग वो भी आपका हो गया और आपका ये भी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा प्रयाग बनाता था, क्या कहिएगा, तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग, फिर गंगा नदी होते हुए बहता है। अपने बिहार में आता है, 445 किलोमीटर बहता है। सबसे अधिक किस डिस्ट्रिक्ट में, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में 99 किलोमीटर। कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, तो क्या कहिएगा, 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। 12 डिस्ट्रिक्ट का नाम बिल्कुल भी याद होना चाहिए, एकदम बक्सर से लीजिएगा, चौसा से, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, फिर आपका खगड़िया, मुंगेर, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, फिर कटिहार होते हुए निकाल दीजिए, ठीक है। तो इतना तो बिल्कुल भी याद रखिएगा। नहीं याद रखिएगा, फंस जाइएगा, कोई एग्जाम में गलत कर दीजिएगा, ठीक है। तो मंजूरी दे दिया है यही गंगा नदी पे। तो सोन नदी के बारे में तो बोल ही दिया है। सोन नदी कहाँ से, अमरकंटक से निकलता है और कहाँ पे आके मिल गया, तो क्या कहिएगा, दानापुर के पास। गंडक नदी कहाँ पे मिल रहा था, तो गंडक नदी अपना वैशाली के पास आके मिल रहा था, अपना पटना के समीप, ठीक है। और घाघरा नदी उत्तर की तरफ से मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन नदी है, तो घाघरा। घाघरा के बाद ही गंगा, और ये कहाँ पे मिलता है, सारण में मिलता है। तो इसको बिल्कुल भी याद रखेगा। और दक्षिण की तरफ से गंगा में ये वाला नीचे से मिलने वाला नदी, तो क्या कहिएगा, तो सबसे पहले क्या कहिएगा, आपका करमनाशा। ये दो नदी बिल्कुल भी आपके दिमाग में याद नहीं रहता और आदमी गलत कर देता है, ठीक है। चले, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी हम समझा दिए हैं। चले, अब आगे क्या है, किस राज्य में खेल महाकुंभ 2.0 का आयोजन किया गया। देखिए, खेल महाकुंभ का मतलब क्या है ना, बहुत इस बार लगभग कितना बता रहा था कि लगभग लगभग कई लाख लोग जो है ये खेल महाकुंभ में भाग लेता है, ठीक है। तो गुजरात सरकार के द्वारा किया जाता है। 2010 में इसका आयोजन प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और खेल एक आयोजन ऐसा है, क्योंकि देखिए खेल का नाता बहुत पुराना रहा है हम लोग का राष्ट्रीय आंदोलन से, क्योंकि लोग को एकजुट करना है, तो आखड़ा हो या कोई धार्मिक जुलूस हो या धार्मिक संगठन हो, इसमें लोग आता है अपने भावना से ही जुड़ता है। और जुड़ने की वजह से आप यहाँ पे कोई भी एजेंडा पास कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। तो खेल वेल जो भी धार्मिक वार्मिक
जो भी जुलूस हो, संगठन हो, अखाड़ा हो, ये सब महत्वपूर्ण निभाया है कहाँ से, आपका स्वतंत्रता आंदोलन के समय से, ठीक है ना। तो यही है आपका खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है कहाँ पे, गुजरात में 2.0 का इस बार शुरुआत किया गया है, ठीक है। और सबसे पहले किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने 2010 में इसको, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उसी के द्वारा शुरू किया गया था। इस बार बहुत ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो भूपेंद्र भाई पटेल वहां के क्या है, मुख्यमंत्री है, तो बिल्कुल भी उसके बारे में हम लोग को जान लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब गुजरात में हर बहुत कुछ है, तो कितना बता, देखिए गुजरात में सबसे बड़ी बात यह है कि 35वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में हुआ था, गोवा से पहले। अभी गोवा में 36वां हुआ है ना, उससे पहले गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो गुजरात में खेल से संबंधित चीजें होता रहता है, ठीक है। तो गुजरात थोड़ा सा हम लोग के लिए अच्छा स्टेट मतलब में आता है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस संगठन को, यूएपीए, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है, 1967 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए बता देता है, इसका काम क्या है कि राष्ट्र विरोधी कोई भी ताकत अगर कोई भी गतिविधि करता है तो उसको ये क्या है, इस कानून के तहत उस संगठन को ये क्या करता है, प्रतिबंध कर सकता है, बैन लगा सकता है। तो यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगा दिया किसको, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को, ठीक है। इसको मसरत आलम गुट को समझ जाइएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, ये हम लोग के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी है, आप लोग जानता है 2019 में यहाँ पे 370 हटा था, हम कई बार उस पर वीडियो भी बना के दिए आपको, देख लीजिएगा 370 क्यों आया था, क्या जरूरी था, क्यों हटाया गया, फिर कब कैसे क्यों केंद्र शासित प्रदेश बना, केंद्र शासित प्रदेश बनने के पीछे रीजन क्या है, केंद्र शासित, सारा चीज हम बताए वीडियो में, सब कुछ अपना चैनल में गिरा हुआ है। देखिए अब देखिए, ये प्रधान ये जो है हम लोग के अमित शाह जी है, अमित शाह जी के कहने का मतलब ये था कि ये जो पार्टी है ना, ये पार्टी क्या करता है, वहां पे इस्लामिक राज बनाने का बात करता है, ठीक है, लोगों को भड़का रहा है, ठीक है। तो ये राष्ट्र विरोधी बात हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपके राष्ट्र में कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकत अगर कोई भी पनपता है या इस तरह से कोई भी बात होता है, ठीक है, तो उसको इस कानून के तहत सरकार क्या कर सकती है, बंद कर सकती है। और ये आया था कब, 1967, ठीक है। तो यूएपीए को बिल्कुल भी याद रखेगा, इसके तहत बहुत आदमी पे मुकदमा भी चलता है, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं ना देशद्रोही, अब तो आईपीसी से अब वो चीज आपका देशद्रोही बात निकाल ही दिया है ना। तो यही है, यूएपीए के तहत ही मुकदमा चलता है। तो कहा गया है कि आप लोग जो है, जो वहां के युवकों को या वहां के लोगों को आप भड़काते हैं और इस्लाम में राज बनाने का आप लोग का एजेंडा चल रहा है, इस तरह से इसी चीज को कहते हुए इसको बैन कर दिया। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता देते हैं, वो आपका 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश बना, 2 यूनियन टेरिटरी आपका लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर तो ऐसे भी केंद्र सरकार को बोला गया है कि आप जल्दी से जल्दी वहां पे चुनाव करवाइए और उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, है कि नहीं है। तो वहां पे आपका जो है अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो है आपका विधानसभा का सीटों का बंटवारा हुआ था, तो उसके भी बारे में हम आपको बताए हैं, वीडियो रखा हुआ है कि कैसे कैसे जो है बंटवारा किया गया है जम्मू और कश्मीर वाले जगह में, है ना। तो ये मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर आपको बैन कर दिया गया है, पीएफआई को पहले ही बैन कर चुका है, ये भी राष्ट्रगति ये जो है विरोधी ताकत काम कर रहा था, और जेकेपीडी ये भी पहले से बैन कर दिया गया। ये मिलाकर के जम्मू कश्मीर में 4 ऐसे पार्टी है जिसको अब तक बैन हो चुका है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है, ये हम लोग का जम्मू कश्मीर का कहानी है। चले अब आते हैं, आगे चलता है, किस देश ने आज भारत के पूर्व नौ सैनिक को जो है मौत की सजा को हटा दिया है। तो आज अभी देखिए ये घटना 2022 से आपका कुल पकड़ा हुआ था, गुप्त रूप से था, 2023 में निकल के आता है बात अक्टूबर में कि ये जो है 8 पूर्व नौ सैनिक है जो वहां पे आपका एक क्या बोले थे आपका दहारा, ये ना था दहारा ग्लोबल था आपका, एक दहारा ग्लोबल एक बहुत बड़ी आपका कंपनी है, यहीं पे काम करती थी। और ये कंपनी का काम क्या था, जो कतर सरकार है गवर्नमेंट के लिए एंटी शिपिंग सबमरीन बनाने का काम करती है, और इटली का एक कंपनी है उसी से ये टेक्नोलॉजी को आदान प्रदान कर रहा था कि ऐसा रडार बनाना है जो क्या है ना, रडार के पकड़ में, मतलब ऐसा एंटी सबमरीन बनाना है जो आपका खाली देश के पास किसी के पास नहीं है, ये ऐसा ही बनाना चाह रहा था जो रडार के पकड़ में नहीं है। तो कहा जा रहा था कि देखिए ये बात अब तक क्योंकि खुल के कोई बात बोला ही नहीं है, एक जो आपका भारतीय मीडिया में या अदर मीडिया में जो बात चल रहा है वही बात हम आपको बता रहे हैं। कहा जा रहा था कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का जासूसी करके इजराइल को ये जो है आज जो हम लोग का पूर्व नौ सैनिक है जो काम कर रहा था धारा ग्लोबल में, तो ये उस चीज को कहा था, इसी वजह से ये कंपनी भी आपका बंद हो गया, इसका जो भी एम्प्लॉय था सारे को डिसमिस करा दिया गया है और 8 भारतीय को मौत की सजा दिया था। तो ये मामला चला, देने के बाद फिर भारत सरकार के द्वारा जो कूटनीति जानते हैं हम लोग के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है। अब विदेश अगर प्रवक्ता कहेगा तो अरिंदम बागची कहिएगा, ये दोनों आदमी बहुत सॉलिड आदमी है, जानते हैं भैया कोई भी आदमी इतनी बड़ी एग्जाम निकाल करके जा रहा है, जानते ना एस जयशंकर भैया पहले आपका विदेश सेवा में रहे हैं और वो आपका विदेश मंत्री है। तो A1 मतलब जो कूटनीति होता है, आपको बता दें एक चीज, रसिया है ना अभी रूस गए हुए थे, रसिया जो आपको व्लादिमीर पुतिन है वो अपना समकक्ष के अलावा दूसरे से किसी से नहीं मिलता है, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि एस जयशंकर से मिला है, ये बात जान पाइए, एस जयशंकर से आपका पुतिन जी कल मिले हैं, ये बात बहुत बड़ी बात है। और मिल करके बोले कि मोदी जी को जो है न्योता दिए हैं कि आइए हमारे यहाँ पे, मतलब मोदी जी को भेजिएगा, मोदी जी को हम अपने दोस्त से मिलना चाह रहे हैं, तो मोदी जी हो सके 2024 में रशिया भी जा सकता है। तो ये आप जान लीजिए, एस जयशंकर
मतलब व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले पहले व्यक्ति है, वो अपने समकक्ष का मतलब ये होता है कि वो देश के राष्ट्रपति है, तो वो अगर अगला देश के किसी से मिलेंगे तो उस देश का वो राष्ट्रपति होना चाहिए, हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए। अब विदेश मंत्री हेड ऑफ द स्टेट नहीं ना होता है नहीं होता है, वो विदेश मंत्री है, मंत्रिमंडल का आदमी है ना। तो यही बात है, एस जयशंकर साहब का पुतिन जी कल मिले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, तो इन लोग का अपना कूटनीति एक सूझबूझ होता है, एक समझ होता है, ठीक है। इस समझ को लेकर के देखिए, ये 8 आदमी पर जो आपका मृत्यु का सजा दिया था, ये मृत्यु का सजा हटा दिया गया है। अब इस पे कतर के अदालत में फिर इस पे मुकदमा चलेगा, कौन सजा दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, जो भी हो सजा दिया जाएगा। आपका मृत्यु दंड तो अब नहीं है, मृत्यु दंड क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये हम लोग के लिए बड़ी बात है, जो भी इसके परिजन है, ठीक है। हम सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का क्षण है कि हमारे भारतीय जो भी आपका पूर्व नौसैनिक थे वो बच गए हैं, ठीक है। और भारत का ये कूटनीतिक जीत भी माना जा सकता है, ये बात समझ जाइए, ठीक है ना। तो वही है, आज भारत के पूर्व नौसैनिक क्या क्या है, मौत का सजा दे दी है किस सरकार, कतर का, ठीक है। तो कतर को बिल्कुल भी जानते हैं कतर एकदम छोटा सा देश है, जहाँ का छोटा सा जनसंख्या है, ठीक है। मगर ये लोग क्या है ना, खाड़ी देश होने की वजह से, क्योंकि हम लोग LNG हो या गैस हो, कतर वतर से अच्छा खासा लेते रहते हैं, ठीक है। कतर की अदालत ने धारा ग्लोबल में 8 भारतीयों की मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया है। हम बहुत बार यूट्यूब मैप दिखा चुके हैं, अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे, फिर हमको समय लग जाएगा। चले आगे चलते हैं। आगे क्या है, कांग्रेस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, कांग्रेस का स्थापना दिवस कहने का मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस जब स्थापना किया गया था कांग्रेस का, वही उसी के उपलक्ष्य में जो दिवस मनाते हैं वही कांग्रेस का स्थापना दिवस है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं, यहाँ पे समझाना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए, कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझिएगा ना तो फिर रटने का जरूरत नहीं है। देखिए हुआ क्या था आपको बताते हैं। पहले ये जानिए, कांग्रेस का स्थापना दिवस 28 दिसंबर को मनाते हैं, और ये हुआ था क्या, देखिए तो आप जान रहे हैं दादा भाई नौरोजी। चले आगे चलते हैं। अब आइए नालसा। देखिए, हाल ही में नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति किसे नामित किया गया। तो नालसा का जो है ना कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को किया गया। देखिए, आपको PN भगवती का नाम सुने होइएगा, ठीक है। जो हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको, PN भगवती 85-86 में रहा था ना, PN भगवती ये, अरे कौन याचिका बोलता है भाई, जनहित याचिका। जनहित याचिका का जनक कहता है ना, जनहित याचिका। जनहित याचिका से आप इतना समझ जाइए कि जनहित याचिका का मतलब यह हुआ कि जो भी हो, कमजोर गरीब तबके के जो भी लोग हैं उस तक क्या है, निःशुल्क विधिक सेवा देना है, मतलब कानूनी सेवा देना है। यही बात समझ जाइए, जनहित याचिका यही है। और ये आपका जानते हैं 39 आर्टिकल जो राज्य का नीति सिद्धांत है, 39 के ये में ये आपका जोड़ा भी गया था। और जनहित याचिका का जनक लाने वाले कौन थे, PN भगवती थे। बहुत बार पूछता है, उसके बाद ही आपको दिखेगा कि ये लोक अदालत आपका आया, ठीक है। और आर्टिकल 14 में क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 22 में, ये सब क्या है, मौलिक अधिकार है ना। तो ये सारा चीज कहा गया कि कानून ऐसा हो, न्याय ऐसा हो कि लोग आम जनता तक, जो गरीब में, समाज में कमजोर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उस तक कानून पहुंचाया जाए। तो आपका 39 के ए में जोड़ा गया था राज्य के नीति निषेध में, क्या है कि जो गरीब लोग हैं, राज्य जो है निःशुल्क विधिक सहायता देगा। 39 का ए पे आप लोग शायद पढ़ते भी होइएगा, ठीक है। तो यही जनहित याचिका लेके आए, इसी से निकल के आपका आया नालसा। तो एक आपका नालसा अधिनियम मतलब वही है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आया था 1987 में, और इसी अधिनियम के तहत आपका जो है 1995 में आपका क्या बना, नालसा बना। आपको एक रालसा बनेगा, स्टेट राज्य स्तर पर जो बनता है उसको रालसा कहता है, और जो केंद्र स्तर पर बनता है तो उसको नालसा कहता है। और इसका मतलब क्या होता है ना, और ये जो भी बोल रहे हैं कि ये सब क्या कह रहे हैं, तो इस तरह से ये ना आपका क्या बोलते हैं हम लोग, लोक अदालत। लोक अदालत में क्या है कि कोई भी आपका जो विधिक सहायता देगा, कानूनी सहायता देगा, आसान देगा, तो लोक अदालत सबसे बढ़िया माना जाता है। और लोक अदालत का मतलब कोई याचिका उचिका कुछ नहीं करना है, जो दो पक्ष है ना, दो पक्ष को बुलाइए। हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोक अदालत हो गया। सबसे पहले लोक अदालत 1982 में, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है, लोक अदालत सबसे पहले कहां पे, गुजरात में लगाया था, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, बिल्कुल भी याद रखिएगा, गुजरात में। और ये जो PN भगवती थे वो भी गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, PN भगवती, ये जिसको जनहित याचिका का फादर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले वही आया था, लोक अदालत कहाँ आया था, गुजरात में आया था, 1982 में आया था। और मुख्य न्यायाधीश रहे हैं PN भगवती 85-86 में। और ये आपका नालसा कब आया, 1986 में आया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 में आया था, और 1995 में इसका स्थापना होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, समझे ना। और इसके जब भी अध्यक्ष होते हैं, जो नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड मतलब जस्टिस, मतलब आपका जो है न्यायाधीश होना चाहिए। तो इस बार किसको किया गया है, तो राजीव खन्ना को किया गया है। अब प्रकाश श्रीवास्तव कौन है, तो ये अभी NGT है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT। तो NGT के अध्यक्ष इसी को बनाए, कलकत्ता हाईकोर्ट के थे। ये कहाँ हो रहा है भाई, NGT है, NGT के है। और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ये क्या है, विधि आयोग के अध्यक्ष है ना न्यायमूर्ति
ऋतुराज अवस्थी है ना, विधि आयोग के अध्यक्ष है, तो इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। नालसा के बारे में बोल ही दिए हैं, 1995 में इसका स्थापना हुआ था। मेन तो समझ गए, लोक अदालत में कि सारे लोग तक क्या करना है, निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाना है, मेन मुद्दा यही था। इसी को लेकर आपका जनहित याचिका आया 39। ये भी याद रखिएगा कि इसमें क्या है, राज्य क्या है, सभी गरीब जो कमजोर तबके के वर्गों तक क्या है, निःशुल्क विधि सहायता पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो इसी पे आपका आया, क्या आया भैया, तो नालसा का स्थापना क्या कहिएगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत नालसा का स्थापना 1995 में किया गया था। उसी के जो है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को बनाया गया। प्रकाश श्रीवास्तव कौन है, एनजीटी के अध्यक्ष है। न्यायमूर्ति ऋतुराज कौन है, तो विधि आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इंपोर्टेंट हो जाता है, जो इंपोर्टेंट है उसको समझते चलिएगा। आर्टिकल 14 न्याय के समक्ष समता, ये है कि नहीं है आर्टिकल 14 में, तो वही न्याय सबको देना है। और न्याय को क्या है ना, न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत आया आपका किसके समय में, वही पीएन भगवती के समय में। न्यायिक सक्रियता मतलब क्या है, न्याय के लिए तत्पर रहना, कि कोई भी अगर बात हो तो न्याय के लिए तत्पर रहे, ठीक है। कोर्ट एकदम स्मूथ होना चाहिए, लोग को घबराहट नहीं होना चाहिए। कोई भी पीआईएल जो आपका आया, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या वही है ना। तो कहने का मतलब है कि पहले क्या होता था, अगर आप पे कोई घटना घटा था आप ही लेके जाइएगा तभी होगा। बाद में ये नहीं किया कि न्यायिक सक्रियता को बढ़ाया कि नहीं, अगर आप पे कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा आपका कोई भी अगर लेके जाएगा तो उस पर सुनवाई होगा, है कि नहीं है। आपको एगो मेनका गांधी, आपका देखिएगा एगो केस आया था, मेनका गांधी केस में यही पीएन भगवती थे, और वो बोला कि नहीं कोई भी आदमी पासपोर्ट रख सकता है। आर्टिकल 22 को बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर किया गया था, समझ आइए, समझे। तो ब्रेकिंग द मोल्ड जो है, री इमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक आरबीआई के कौन लिखे हैं, पूर्व गवर्नर है, कौन है, रघुराम राजन। तो रघुराम राजन के द्वारा अच्छा खासा किताब लिखा है, व्हाट आई डू व्हाट आई डू, ये भी लिखे हैं, सच कहने का जोखिम, ये भी है। उसके बाद ब्रेकिंग द मोल्ड, ये आरबीआई तो जानता है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, 35 में बना था, इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। आरबीआई के बारे में बहुत बार बता चुके हैं, अभी नहीं बताएंगे, वीडियो लंबा हो गया है। फिर हम लोग मिलेंगे, तो ये किताब याद रखिएगा, ब्रेकिंग द मोल्ड किसका है, आरबीआई के गवर्नर का है। अभी इसका किताब लिखा है, थोड़ा चर्चा में बना हुआ है, जब चर्चा में बना हुआ है। और इसका व्हाट आई डू मतलब आई डू व्हाट आई डू, ये किताब बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसी वजह से इसी को देखते हुए हम आपको ये क्वेश्चन दे दिए ब्रेकिंग द मोल्ड में। तो हम सब अलबल क्वेश्चन नहीं रखते हैं, जो आपके लिए सिर्फ दिमाग बोझ उड़ाता है, वो क्वेश्चन कोई भी आपका परीक्षा में नहीं पूछने जा रहा है। सिर्फ लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मगर फाइनली होता यह है कि कोई भी एग्जाम में वो क्वेश्चन का वेटेज, देखिए क्वेश्चन के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, बिना लॉजिक के कोई भी एग्जाम ही नहीं। देखिए जो भी एग्जाम क्वेश्चन फिट करता है वो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, ठीक है। वो हल्के में नहीं, उसको जो भी घटना घटना वो घटना के पोजीशन को देखते हैं, फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं। तो रघुराम राजन जी को पूर्व गवर्नर रहे कहाँ के, आरबीआई के, तो उसी के द्वारा ये बुक लिखा गया है ब्रेकिंग द मोल्ड। और ये इकोनॉमिक्स चीजों से संबंधित रहता है, तो यहाँ से चीज को बिल्कुल भी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग बात करेंगे।